नमस्कार, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज है 14 सितंबर 2020। जैसा कि आप सबको पता होगा कि 14 सितंबर 1949 को हमारी संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। और आज मैं अगर बात करूं तो वर्तमान में हिंदी की स्थिति क्या है और क्या होनी चाहिए, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ संविधान में क्या उपबंध है और कौन से अनुच्छेद में क्या बताया गया है, इसको लेकर भी संक्षिप्त में बात करूंगा मैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बता दूं कि हमारा ये यूट्यूब चैनल, जिस पर जो भी कोर्स या फिर जो भी पाठ्यक्रम डाला जाएगा, जो भी वीडियो डाला जाएगा, वो बिल्कुल निःशुल्क होगा, किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। और इन वीडियो का उद्देश्य मात्र इतना रहता है कि हमारी खुद की भी तैयारी हो जाती है और इसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो आप तक भी आसानी से पहुंच सके। आज का ये जो वीडियो है ये आधारित है राजभाषा के संबंध में कि राजभाषा क्या है और ये किस प्रकार से कार्य करती है और संविधान में इसको लेकर क्या उपबंध दिए गए हैं, इसको लेकर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा संविधान जब लागू हुआ, यानी कि 14 सितंबर 1949 को जब संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, तो उस समय राजभाषा कहने भर से या फिर संविधान में स्थान देने भर से किसी भी भाषा का विकास नहीं होता है, लेकिन उसके संबंध में समय समय पर प्रयास भी किए गए। लेकिन आज के समय में भी अगर हम देखते हैं कि क्या राजभाषा के रूप में हिंदी आज भी उस स्थिति में पहुंच चुकी है या नहीं है, क्योंकि आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब संविधान में इस बात का जिक्र किया गया कि हिंदी देश की राजभाषा होगी, तो उस समय ये कहा गया था कि 15 वर्षों तक, मतलब जब इसे स्वीकार किया गया तो 15 वर्षों तक आप ये मान के चलिए कि 1965 तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। मतलब शासकीय प्रयोजनों में जो अंग्रेजी भाषा प्रयोग में हो रही थी, उसी संबंध में कहा गया था कि अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग होता था। तो ऐसी स्थिति में ये बात कही गई थी। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि वर्तमान में हिंदी की स्थिति क्या है, हम यूँ कह सकते हैं कि तकनीकी युग में अगर देखा जाए तो हिंदी आज विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। क्योंकि जब आप टेक्नोलॉजी के युग में कंप्यूटर या एंड्रॉयड मोबाइल खोलते हैं तो उसमें एक एप्लीकेशन आता है गूगल इंडिक्ट, ठीक है। उसको आप जैसे ही डाउनलोड करते हैं तो आपको सारी की सारी चीज़ें हिंदी में मिल जाती है। और आजकल आपने एक चीज़ देखी होगी कि गूगल ट्रांसलेट नाम से भी एक एप्लीकेशन चलता है, एक साइट चलती है। हालांकि उसकी जो भाषा की शुद्धता है वो तो पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी उसमें सहारा मिल जाता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि राजभाषा के रूप में, क्योंकि राजभाषा के संबंध में ये बात कही गई थी कि 15 वर्षों के पश्चात भारत में हिंदी पूर्ण रूप से राजभाषा का स्थान ले लेगी, लेकिन वैसा संभव नहीं हो पाया है। क्योंकि हालांकि ये बात जरूर है कि किसी भी शासकीय आदेश में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भाषा में भी उस शासकीय आदेश को निकाला जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से हम ये कहें कि आज हमारे देश में राजभाषा हिंदी ही है पूर्ण रूप से, तो ये नहीं कह सकते। यहाँ संविधान में इसकी स्थिति स्पष्ट है कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी और लिपि है वो देवनागरी का प्रयोग किया जाएगा। अब हम मोटा मोटी तौर पर देखते हैं कि संविधान में क्या उल्लेख है, किस संबंध में क्या कहा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान में अलग अलग भाग हैं, जिसमें एक भाग आता है 17, भाग 17, जिसमें राजभाषा को लेकर बात की गई है। राजभाषा के जितने भी उपबंध हैं वो कौन से भाग में है? 17 नंबर भाग में किए गए हैं। तो 17 नंबर भाग में राजभाषा के संबंध में उपबंध है। तो ये प्रश्न आपका बन सकता है कि संविधान के कौन से भाग में राजभाषा को शामिल किया गया है? तो आप क्या कहोगे? 17 नंबर भाग में राजभाषा को, संविधान के 17 नंबर भाग में राजभाषा को शामिल किया गया है। अब दरअसल मोटा मोटी तौर पर यूं पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद, तो अनुच्छेद का अगर पूछा जाता है तो
343 से लेकर 351 तक राजभाषा के संबंध में कुछ बातें कही गई है अलग अलग स्तर पर। और जहां तक संविधान में राजभाषा को, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकारने की बात है तो वो है संविधान का 343वां अनुच्छेद। ठीक है, अब अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग बातें कही गई है। अब जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं संविधान का भाग 343। संविधान के भाग ने अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 343 कहता है कि हिंदी हमारे देश की राजभाषा होगी और लिपि देवनागरी और अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। ठीक है, अब उसके बाद में आते हैं दूसरा अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 ये कहता है कि संविधान के लागू होने के 5 वर्ष के पश्चात एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, और 10 वर्ष के पश्चात एक संसदीय समिति का गठन किया जाएगा। अगर आपको पता हो तो संविधान में एक आयोग का गठन किया गया था। ये है आपके संविधान में एक आयोग का गठन होता है, आपने अगर देखा हो तो आयोग का गठन होता है बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में, बीजी खेर की अध्यक्षता में होता है संविधान में एक राजभाषा आयोग का गठन, और वो अपने स्तर पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। और एक 10 वर्ष के पश्चात अगर आपने देखा हो, 10 में तो नहीं, उससे पहले हो जाता है, एक होता है जीबी पंत की अध्यक्षता में संविधान की एक संसदीय समिति का गठन होता है। और ये संविधान में इसका उल्लेख किया हुआ होता है कि ये 1949 में जब ये संविधान में लागू किया गया था तो 344 अनुच्छेद है, इसमें उल्लेख है कि राष्ट्रपति एक समिति और एक आयोग का गठन करेगा जो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा ताकि हिंदी की उस समय की वर्तमान स्थिति के बारे में पता किया जा सके। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं एक आता है, और ये दोनों है अनुच्छेद, ये है संघ की राजभाषा, संघ की भाषा के संबंध में। ठीक है, और अब उसके बाद में 3 अनुच्छेद हम यहां पर देखते हैं, 345, 346 और 347। और इन तीनों में क्या है, दरअसल आपने देखा होगा यह है प्रादेशिक भाषा के संबंध में। संघ के साथ साथ राज्यों की भाषाएं क्या होगी, राज्य अपने अधिनियमों में, यानी कि जो विधायिका है वो जब कानून बनाएगी, किसी प्रकार का लॉ लाएगी तो उसके लिए किस भाषा का वो प्रयोग करेगी, उसकी अपनी क्या भाषा होगी। इसके संबंध में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 345 कहता है कि प्रदेश की अपनी भाषा क्या होगी। मतलब प्रदेश है, जैसे कि आपने देखा होगा अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं चलती है। उस राज्य में जितने भी शासनादेश निकलते हैं वो सारे के सारे अपने क्षेत्रीय भाषा में होते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे गुजरात का देखें तो वहां पर गुजराती भाषा का प्रयोग होता है, महाराष्ट्र में देखें तो वहां पर मराठी भाषा का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से आप देख रहे होंगे केरल में मलयालम हो गया, ठीक है ना, तो ये तमिलनाडु में कन्नड़ हो गया। तो ये सारी की सारी भाषा, तमिलनाडु में तमिल हो गया, कर्नाटक में कन्नड़ हो गया, तो ये सारी की सारी भाषाएं जो है वो प्रादेशिक भाषाएं हैं। तो इसके संबंध में क्या कहता है, 319 अनुच्छेद 345 में इस बात का उल्लेख किया गया है। अगला है 346। 346 के बीच में इसमें आता है कि अगर 2 राज्य, कोई भी देश भर के 2 राज्य आपसी पत्राचार जो करेंगे या फिर जो संघ या किसी अन्य राज्य के साथ जो पत्रादि होगा वो दोनों की सहमति से होगा। मतलब ये है कि जैसे राजस्थान राज्य और महाराष्ट्र राज्य दोनों के बीच में अगर पत्राचार हो रहा है तो उसमें हिंदी भाषा का या अंग्रेजी भाषा, किस भाषा का प्रयोग लिया जा रहा है वो उनके बीच में सहमति के आधार पर किया जाएगा। अब उसके बाद में ये होता है 347। 347 ये कहता है कि किसी भी राज्य की जनसंख्या का अधिकांश अनुभाग, मतलब ज्यादातर लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसी के आधार पर उसे एक राजभाषा का दर्जा दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे 343 और 44 संघ की भाषा के संबंध में स्पष्टीकरण देता है, और 345 से 47, 45, 46 और 47 ये प्रादेशिक भाषाओं के संबंध में अपने बात रखता है। उसके बाद में आता है 348 और 349। ठीक है, और 348 ये कहता है
कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद और विधानसभा, इसमें जो विधेयक निकलेंगे, अधिनियम आएंगे, किसी प्रकार का आदेश आएगा, तो इनकी भाषा क्या होगी? अंग्रेजी अगर है तो इसके साथ साथ हिंदी भाषा में भी इसका एक अनुवाद दिया जाएगा। मतलब ये है कि अगर कोई अधिनियम अंग्रेजी भाषा में छपता है तो उसका अनुवाद, उसकी एक प्रति है वो हिंदी भाषा में भी दी जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा किसी भी केंद्र सरकार के कार्यालयों में, प्रत्येक कार्यालय में लगभग एक राजभाषा अधिकारी होता है। आप अगर बैंक में जाओगे तो वहां पर भी आपको मिलेंगे, और अलग अलग कार्यालयों में राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। और उसका उद्देश्य इतना होता है, मतलब क्योंकि कोई भी आदेश अगर अंग्रेजी भाषा में आता है तो उसको ट्रांसलेट किया जा सके, अनुवाद किया जा सके और लोगों के बीच में पहुंचाया जा सके, उसकी पूर्ति की जा सके। और ये 349 है, ये भाषा के संबंध में विशेष उपबंध देता है। उसके बाद में हम देखते हैं 350 और 351। ठीक है, अब जैसे कि कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, और किसी भी व्यक्ति को अपनी व्यथा के निवारण के लिए उसकी अपनी भाषा क्या होगी, इसके निर्धारण के संबंध में ये बात करता है 350। और इसमें दरअसल दो चीजें कही गई है। एक तो अगर कोई भी व्यक्ति अल्पसंख्यक भाषाई है, भाषाई आधार पर अगर कोई भी व्यक्ति अल्पसंख्यक है तो उसे, उस व्यक्ति को अपनी मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा उर्दू, ठीक है, उर्दू भाषा है, ये दरअसल भारत के संबंध में देखा जाए तो ये अल्पसंख्यकों की भाषा है। तो संविधान ये कहता है कि जो लोग उर्दू भाषा बोलते हैं उनकी मातृभाषा में शिक्षा लेने का उनके पास अधिकार होगा। ठीक है, उसके बाद में जो अल्पसंख्यक भाषाई है उनके लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा क्या की जाएगी? एक विशेष अधिकारी नियुक्ति की जाएगी, जिससे कि वो इस बात से आश्वस्त रहेंगे कि क्या अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव तो नहीं किया जा रहा है। उसके बाद में अंतिम रूप से हम अगर कहें तो अनुच्छेद 351 ये कहता है कि संघ का कर्तव्य निर्धारित करता है कि वो हिंदी के विकास के लिए कुछ कार्य करेगा। उसका अपना कर्तव्य होगा कि वो हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना सहयोग करेगा। तो ये सारा का सारा संविधान को लेकर हमने आज बात की, और आप सबको, हम सबको एक बार फिर से सोचने की आवश्यकता है कि क्या वास्तव में राजभाषा के रूप में हिंदी को जो स्थान संविधान देता है, क्या आज भी उसके प्रचार प्रसार की आवश्यकता है, या फिर इस चीज़ को लेकर भी हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम एक काम कर सकते हैं कि हिंदी का जितना प्रचार प्रसार हम सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर विकल्प है हमारे पास। क्योंकि आज के समय में आप अगर टाइपिंग अगर हिंदी में करना चाहो तो इजीली कर सकते हो, और इस तकनीकी युग में भी हिंदी को वास्तव में अगर देखा जाए तो विश्व के स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बना रखी है। क्योंकि आप कहीं से भी किसी भी स्तर पर सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर देखते हैं तो हिंदी उसी रूप में हमें दिखाई देती है जिस रूप में होने चाहिए। तो आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको कुछ हासिल हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।